अब मैं हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं, मैं उनको आप हजरात के सामने पेश करूंगा। डॉक्टर मुशारिम सईद, उनका टॉपिक है डाइटरी एंड स्लीपिंग हैबिट्स। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं मरकज़ुल वहयैन और उसके फाउंडर और तमाम मैनेजमेंट टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस नोबल वर्क रमदान वर्कशॉप के लिए इनवाइट किया। मेरा जो टॉपिक है वो है रमदान डाइटरी एंड स्लीपिंग हैबिट। क्योंकि रमदान का जो महीना है वो हमारे खाने पीने और सोने का निज़ाम किस तरह होना चाहिए ताकि रमज़ान में हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होकर इबादत कर सकें और फिज़िकल हेल्थ जो है उसको भी मेंटेन कर सकें। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि इसका ऑपोज़िट ही होता है उमूमन, हम रमज़ान का ताल्लुक ही हेवी मील्स, दावतों और रिच फूड वगैरह से रखते हैं और इबादत पे जो है वो कम ही फोकस करते हैं। खैर रोज़े का जो साइंटिफिक और स्पिरिचुअल बेनिफिट है वो हम सबको ही पता है कि किस तरीके से ओबेसिटी यानी मोटापा वगैरह से जो है हम बच सकते हैं इससे। हमारे ब्लड लिपिड जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह किस तरीके से मेंटेन होता है, ग्लूकोज लेवल दैट इज शुगर और इंसुलिन लेवल, ये सारी चीज़ें। ऑल्सो एनजाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों से किस तरीके से हम बचते हैं। एंड इसका एक बाकायदा एक पूरा प्रोसेस है, फिजिकल साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इतने डिटेल्स में तो मैं जाऊंगी नहीं, बट एक छोटा सा प्रोसेस जो है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। उससे आप लोगों को ये समझ आ जाएगा कि मील प्लानिंग और प्रॉपर स्लीप क्यों, उसकी अहमियत क्या है और क्यों ज़रूरी है वो हमारे रमदान के थ्रू। हम सब जो है वो एक एक्सटर्नल क्लॉक को फॉलो करते हैं। हर चीज़ जो है हमारे डे टू डे लाइफ, एवरीथिंग वी प्लान, वो सब जो है हम एक टाइम के पाबंद है और उसी के अराउंड हम अपने डे को प्लान करते हैं और उसी के मुताबिक चलते हैं। तो इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है हमारे बॉडी के अंदर एक इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक भी फिट किया हुआ है, जिसके ताबे हमारे सारे टिश्यू, सेल्स, ऑर्गन्स जो भी हैं, हार्मोन्स, केमिकल्स जो भी रिलीज होते हैं वो सब है, जिसको हम सर्केडियन रिदम भी बोलते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है, जैसे कि लाइट, रोशनी, डार्क, अंधेरा, टेम्परेचर। इस पे डिपेंडेंट जो होते हैं इंसुलिन वगैरह जो हमारी बॉडी से रिलीज होती है, जो सेल्स वगैरह बनने में, बिल्डअप करने में हेल्प करती हैं। तो ये सब कुछ सर्केडियन रिदम को फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर हम हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है जो नेचुरली खुद को क्लीन करते हैं, डैमेज सेल को क्लीन करते हैं, उसको ऑटोफेजी भी बोलते हैं। तो जब हम रोज़ा रखते हैं, काफ़ी टाइम तक हम जब भूखे होते हैं, सनराइज टू सनसेट, उस टाइम पे ये ऑटोफेजी जो वो इन्हांस हो जाती है प्रोसेस, यानी कि जो डैमेज सेल्स हैं आपकी बॉडी की, जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो और बेहतर हो जाती है। और इंसुलिन जो रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, उसको रेस्ट मिलता है, जिसका काम है नए सेल्स बनाना। लेकिन उसका ये भी काम है कि वो ऑटोफेजी के प्रोसेस को हैम्पर करता है, उसमें रुकावट लाता है। तो अगर हम इंसुलिन वाले प्रोसेस को मेंटेन करें, उसकी स्लीपिंग प्रोसेस को मेंटेन करें, तो फिर हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी हेल्दी रहेगी और रमज़ान में भी इंशाल्लाह काफ़ी हेल्थ मेंटेन होगा। तो यहाँ पे बात आती है कि इंसुलिन जो है वो सबसे ज़्यादा रिलीज होती है मॉर्निंग यानी कि सनराइज पे, और पीक लेवल जो है वो 2 to 3 PM में होता है, और सनसेट में आप ये समझें कि इंसुलिन जो है वो सो जाता है। तो हमें उस हिसाब से रोज़ा ये कह सकते हैं हम कि इंसुलिन को रेस्ट मिलता है। एंड फास्टिंग जो है, रोज़ा जो है, वो इस चीज़ में बहुत हेल्प करता है। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑफ कोर्स हमें क्रिएट किया है, तो ही नोज़ हाउ आवर बॉडी वर्क्स, और उसी हिसाब से सब कुछ मेंटेन करके हमें उस पे कमांड दिया है टू फॉलो। तो बात आती है कि हम किस तरीके से खाएं, किस तरीके से पिएं, जिस तरीके से हमारी बॉडी को हैम्पर ना हो और ना ही नुकसान हो, और हमारा जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम और गट सिस्टम, वो भी हेल्दी रहे। तो हम सभी जानते हैं कि फास्टिंग जो है इट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन फीस्टिंग आफ्टर फास्टिंग जो होती है, प्रॉब्लम वहीं शुरू होती है। तो उस चीज़ को हमें ध्यान पे रखना है। 3 चीज़ें हमें नोट कर लेनी चाहिए कि इफ्तार और सहरी दोनों के लिए डाइट में आपको लो कार्बोहाइड्रेट लेना है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन रिच फूड जो है वो ज़्यादा हाई होंगी, फाइबर रिच फूड भी हाई होंगी, और आपको बहुत हाइड्रेटेड चीज़ें खानी है, पानी पीना है, वाटर इनटेक बढ़ाना है, एटलीस्ट 3 लीटर पर डे आपको पीना ही है। तो यहाँ पे बात कैलोरी मेंटेनिंग की भी होती है। बहुत सारी स्टडीज़ ने शो किया है कि जो कैलोरी में रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स होते हैं, उसकी वजह से पीपल लिव लॉन्गर।
खैर मौत हयात तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है, लेकिन जब तक हम जिंदा है कम से कम हेल्दी और फिट तरीके से जी सकते हैं। तो लोगों का ये मानना है कि हम रोज़ा रखते हैं तो कैलोरी हमारी कम हो रही है, तो इफ्तार करते हैं और कैलोरी को बराबर करने के लिए हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। क्योंकि एक्सेस कैलोरी इंटेक जो है वो आपको ताकत नहीं देती है, नरिशमेंट नहीं देती है, वो बल्कि आपकी बेली फैट बन जाती है। फिर उसको कम करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है और काफ़ी सारी बीमारियाँ भी होती हैं। तो हमें जो है बहुत ही मॉडरेटली खाना है, स्लो खाना है, फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में खाना है। यानी कि आपको हर चीज़ जो है वो लिमिट में खाना है, जैसे सुन्नत भी है, और मील के बीच में गैप रखना है, एक ही बार में बहुत कुछ नहीं खा लेना है। नाउ सहरी और सुहूर और इफ्तार जो है, प्री डॉन मील एंड आफ्टर सनसेट, उसको किस तरीके से हम बेहतर तरीके से खा सकते हैं और कैसे प्लान कर सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सुहूर के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप हाइड्रेटिंग फूड खाएं, वाटर कंटेंट जिसमें ज़्यादा हो, वो सारी चीज़ें खाएं, जैसे मैंगोज़ हो गए, पाइनएप्पल हो गए, और उसके बाद आपने होल ग्रेन खाना है, ओट मील्स बना लें, स्मूदीज बना लें आप। रेसिपीज तो आजकल बहुत आम है, मौजूद है एवरीवेयर, यूट्यूब वगैरह में। और प्रोटीन इंटेक हमें बढ़ाना ही है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप बहुत टाइम तक फील करते हो कि यू आर फुल और आपको जल्दी भूख नहीं लगती है। और फाइबर इंक्रीज करना है ताकि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बेहतर रहे और जल्दी आपको भूख ना लगे, प्लस एसिडिटी फॉर्मेशन ना हो। तो आप सहरी में ज़्यादातर क्या कर सकते हैं, 2 चपाती ले ली आपने, एग खा लिया, एग भुर्जी, व्हाइट एग। कोलेस्ट्रॉल अगर पार्ट आप येलो हटा भी दें कि भारी हो जाएगा, तो आप व्हाइट एग खा लें। ब्राउन ब्रेड हो गए, सैंडविच बना लिया, कुछ नट्स वगैरह खा लिए आपने। तो ये सारी चीज़ें हैं आप जो खा सकते हैं। योगर्ट इज़ वेरी गुड, आप कर्ड खा सकते हैं, योगर्ट खा सकते हैं, जैसे ग्रीक योगर्ट है, या नॉर्मल योगर्ट भी खा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को तरजीह दी है कि वो क़यामुल लैल पहले करते थे, फिर सहरी खाते थे। यानी कि आप सहरी जो है वो एंड टाइम पे थोड़ा खाएं, तो इससे भी आपकी जो है बॉडी की केमिकल लेवल और एसिड लेवल जो है वो इंक्रीज बरकरार रहेगी, मेंटेन रहेगी। अब बात करते हैं इफ्तार की। तो इफ्तार में हमें सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंस देनी है, शुगरी चीज़ों से दूर रहना है, ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें नहीं खानी, ज़्यादा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी जिससे प्यास लगे, थकावट महसूस हो, या फिर एनीथिंग दैट विल अफेक्ट आवर तरावी, है ना? उस टाइम पे हमें काफ़ी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो आप ऐसी चीज़ें खाएँ जिससे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, पेट भी भरे, लेकिन ओवर ईटिंग अवॉइड करें। थोड़ा-सा खा लिया, सैलेड बना लिया, फ्रूट चाट्स बना लिए, स्वीट ये सारे जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं इनको अवॉइड करें। आप ऑर्गेनिक शुगर का इस्तेमाल करें, चिया सीड्स, मिल्क, वो शरबत बना लिया आपने। तो ये सारी चीज़ें करें, नींबू पानी पी लिया, खजूर खाएँ। सबसे पहले तो आप खजूर से स्टार्ट करें, पानी पिएँ, इट विल रेगुलेट योर मेटाबॉलिज्म, आपको क्लेंज़ करेगा, फाइबर देगा, मैग्नीशियम्स एंड ऑल दैट। तो इस तरीके से आप खा सकते हैं। अवॉइड ऑयली स्टफ, फ्राइज़ चीज़ें, बिकॉज़ इससे क्या होगा ना, आप फिर बाद में एसिड रेगुलेशन होगी, एसिडिटी होगी और इरिटेशन होगा, जिससे आपको सोने में भी तकलीफ होगी काफ़ी ज़्यादा। तो इससे यही खुलासा होता है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वी शुड इनटेक करना चाहिए, जैसे कि ब्राउन ब्रेड हो गया, होल ग्रेन ब्रेड हो गए, ओट मील्स हो गए, प्रोटीन ज़्यादा, फाइबर ज़्यादा, हाइड्रेशन ज़्यादा। अब हम बात करते हैं कि तेल वगैरह जो हम यूज़ करते हैं उसका भी हमें ध्यान रखना है। ऑलिव ऑयल वगैरह यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, और इंटरवल में खाना है, ये तो हमने किया। अब बात करते हैं हम लाइट एक्सरसाइज की। तो लाइट एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारी बॉडी को सिग्नल मिलता है कि हाँ, बॉडी इज़ वर्किंग, तो वो थोड़ी थकावट महसूस होगी, तो आप टाइम पे सो पाएँगे। तो आप कभी भी कर सकते हैं स्ट्रेचिंग, थोड़ी-सी वॉकिंग कर ली, और रमज़ानों में तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक़्त की नमाज़ की पाबंदी भी होती है, तो इससे भी ये बेनिफिट मिलता है हमें, लाइट एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ नमाज़ भी हो जाता है। उसके बाद हम क्या 3-4 चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है कि खाते ही फ़ौरन लेटना नहीं है, ठीक है? खाने के दौरान 2-3 मील्स के दौरान बहुत सारा पानी नहीं पीना है। ये चीज़ें मेंटेन करनी है हमें, और अपने शुगर और सॉल्ट इंटेक को लिमिट करना है, और जब भी हम कुछ मील खा रहे हैं तो हम थोड़ा वॉक कर लें, वो बेहतर होगा। वॉकिंग इज़ इम्पोर्टेंट आफ्टर ईच बिग मील। नाउ आई वुड लाइक टू से कि ये बातें होगी मील्स के मुताबिक, और जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंसुलिन को कितना बैलेंस में रखना है। आप सब चाहें तो वो नोट भी कर सकते हैं जो मील प्रिपरेशन बताई मैंने।
सो इट विल बी ईजी। एंड हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पे मोस्टली फ्राइज़ वगैरह को ही तरजीह दी जाती है। तो कभी-कभी इफ़ आप लोग खा लें तो कोई मसला नहीं है, बट उसको एवरीडे का मामूल नहीं बनाना है। वरना फिर जो मकसद है इबादत का, जो हम कर ही नहीं पाएँगे बिकॉज़ हम थक जाएँगे, बीमार हो जाएँगे, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट स्लीप पैटर्न इन रमज़ान। क्योंकि रमज़ान का असल जो है इबादतों का महीना है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें जो हमारे सोने का जो निज़ाम है, वो आम दिनों से के मुकाबले जो है वो कम ही होगा, और जो स्लीपिंग टाइमिंग है उसमें कमी होगी। क्योंकि हम ज़्यादा वक़्त इबादतों को देंगे, तो दुनियावी चीज़ों में थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ तो करनी पड़ेगी। यूजुअली एवरेज स्लीपिंग टाइमिंग जो अडल्ट की होती है, वो 7 टू 9 आवर्स होती है। कुछ लोगों की स्लीप 6 आवर्स में भी पूरी हो जाती है, कुछ लोगों की 8 आवर्स, 7 आवर्स। रमज़ान में कम से कम 6 से साढ़े 6 घंटे हमें सोना चाहिए। अगरचे हम उसको कंप्लीट करें वक्फे-वक्फे से, यानी कि आप इंटरवल उसको नैप लेकर वगैरह आप कंप्लीट कर लें। फज्र के बाद थोड़ी देर सो गए और तरावी के बाद आप जल्दी सो जाएँ। स्टॉप यूजिंग योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ एंड ऑल दैट। इम्पोर्टेंस स्लीप की ये है कि स्लीप जब हम सो रहे होते हैं उस दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो हमारी बॉडी के वो हो रहे होते हैं। स्पेशली इम्यून सिस्टम जो बूस्ट होता है सोते वक़्त, मेटाबॉलिज़्म जो हमारी है वो चल रही होती है सोते वक़्त बेहतर, ज़्यादा पीक पे होती है। तो एडिक्वेट स्लीप जो है वो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं वैसे, जिससे हम ज़्यादा भूख फ़ील नहीं होती है। और अगर हम प्रॉपर सोएँगे तो ही हम प्रॉपर इबादत दिन में भी कर सकते हैं और रात में भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमें अपनी स्लीपिंग पैटर्न और स्लीपिंग को मेंटेन करना होगा। नाउ बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होती है इस बात से कि 9 टू 5 जॉब है तो नैप लेना पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, आप इफ्तार के कुछ देर के बाद कंप्लीट कर लें, नमाज़ पढ़ लें, लाइट एक्सरसाइज़ भी हो गई आपकी, फिर आप थोड़ी-सी नैप ले लें, फिर तरावी के लिए उठ जाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो इस तरीके से बनाई गई है कि जब डार्क होता है तो उसका जो स्लीपिंग सर्केडियन रिदम है, उसको पता होती है कि अब सोना है। तो वो ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं मेलाटोनिन जैसे, जिससे हमें नींद आती है। तो रात में आपको अगर सोना है तो आपको उस तरीके से माहौल बनाना होगा ताकि आप जल्दी सो जाएँ और अपनी इबादतों के लिए, क़यामुल लैल के लिए वक़्त पे उठ सकें और प्रॉपर तरीके से सहरी भी कर सकें। तो उसी तरीके से जब सुबह होती है तो बॉडी को पता होती है कि अब जागना है। तो आप जब भी सनराइज़ हो, उसके थोड़ी देर के बाद लाइक 2 टू 3 मिनट्स के लिए भी अपनी बॉडी को सनलाइट से एक्सपोज़ करें, ताकि उसको सिग्नल पहुँचे कि मुझे पूरे दिन एक्टिव रहना है। दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेंटेन योर स्लीपिंग पैटर्न। अब बहुत सारे ये बहुत सारे न्यूली मॉम्स होते हैं, जिनके बहुत छोटे-छोटे बच्चे होते हैं। तो उनका ये मसला है कि बच्चों का तो ऐसे कोई टाइमिंग होता नहीं है प्रॉपर। लेकिन हमें क्या करना है उस चीज़ से वो अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है। आप ये सोचें कि वो भी एक इबादत का ज़रिया है, और जब आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं अपने बच्चे को, डायपर्स चेंज कर रहे हैं, वापस उसको सुला रहे हैं, तो आप उस टाइम पे ज़िक्र करें, दुआ करें, अल्लाह से कनेक्शन बनाएँ। इसके लिए वज़ू की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है हमारे मेन जो हैं घर के, उनको थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। कुछ टाइम वो इबादत कर लें, फिर बच्चे को सँभाल लें, कुछ टाइम आप इबादत करें, बच्चे को सँभालें। यू हैव टू कोऑपरेट इसमें, बिकॉज़ रमज़ान जो है वो सबके लिए है, नॉट जस्ट फॉर मेन और जस्ट फॉर वुमेन। और जैसे कि मुफ्ती शमाइल साहब ने अभी बताया कि प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रमज़ान की तैयारी पहले ही करते हैं, और इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा भी होता है कि बॉडी की जो क्लॉक है वो एडजस्ट हो जाती है, और आपको शुरू के दिनों में रोज़ा वग़ैरह रखने में तकलीफ़ भी नहीं होगी। तो इन सारी चीज़ों को आपको मेंटेन करना है। अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, 5 डेज़ और 6 डेज़, तो आप लोग अभी से ट्राई कर सकते हैं। तो इससे बच्चों की रूटीन भी आप चेंज कर सकते हैं और स्लीपिंग पैटर्न को ठीक कर सकते हैं। और बाकी थोड़ी बहुत सैक्रिफाइस तो करनी ही होगी। पूरे साल हम अच्छे से खाते-पीते सोते हैं। सो वी हैव टू बी लिटिल अलर्ट, क्योंकि ये महीना जो है मेन फ़ोकस जो है वो हमारी इबादत होनी चाहिए, एंड दैट्स इट। अब मैं आप लोगों से बोल रही थी कि क्या-क्या खाना है, तो वो मैं बता देती हूँ फिर से एक बार, सो दैट आप लोग नोट कर लें। ओके। सुहूर में आप मोस्टली ले लें होल ग्रेन टोस्ट, ओट मील्स, स्मूदीज़, योगर्ट, ग्रीक योगर्ट भी, घर की योगर्ट भी खा सकते हैं। व्हाइट एग ले लें, फ्रेश जूस पी लें, फ्रूट्स खाएँ जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, पाइनएप्पल, मैंगोज़, मेलन्स, ओके।
फिर सीड्स भी खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं आप, कैश्यू, वॉलनट्स वगैरह। आप डेट्स खाएं, खजूर खाएं, लेकिन हर चीज़ लिमिट में खाएं, ठीक है। और इफ्तार के टाइम पे जब आप खाएं तो वो ऑलिव ऑयल वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करें, बेहतर हो। सूप्स पिएं, फ्रूट्स खाएं, यहाँ पे भी आप खजूर से ही शुरुआत करनी है। चिक पीस हो गए, सैलड्स खाएं, फ्रूट सैलड खाएं, बीन्स चाट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आप खा सकते हैं। और अगर जैसे कि आपको खाना है समथिंग वेरी देसी टाइप, तो फिर आप रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं डिनर में भी। ग्रिल्ड फिश खा सकते हैं आप। अगर कबाब ले लिया 1 से 1.5 पीस, इससे ज़्यादा नहीं। फ्रूट्स वगैरह, चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन वही है कि स्लीपिंग और आपके फूड मील टाइम में गैप होना चाहिए। उससे क्या है, आपकी बॉडी भी एडजस्ट कर पाएगी और डाइजेस्ट भी कर पाएगी, और फिर तरावी में जो है वो आपको परेशानी नहीं होगी, ना दूसरों को परेशानी होगी। तो इंशाल्लाह ताला इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखें और अपना एक रूटीन बनाएं, मील प्रिपरेशन करें, प्लानिंग करें, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उस हिसाब से आप और अपने घर वालों को भी मोटिवेट करें। और जो मेन है उनसे भी यही दरख्वास्त है कि जो अपनी वुमेन है, मॉम है, सिस्टर है, जो भी हैं, उन लोगों को ज़्यादा प्रेशराइज ना करें और खुद भी हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करें और उनको भी मोटिवेट करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन आप सबका, मुझे वक्त देने के लिए और इस सेशन को सुनने के लिए। अल्लाह हम सबको अपने हुक्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इबादतों और रोज़ों को कबूल फरमाए। हम रमज़ान में एंटर करने वाले हैं। मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक्सेप्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस। अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।